जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस वीएसटी में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लंबाई नापने की विधि। यानी लंबाई को अगर मापना हो तो आप कैसे मापोगे भाई। लंबाई मापने की कितनी विधियां होती हैं और उसको कैसे हम उपयोग में लाते हैं। आप यहां देख रहे हो, यहां पे प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया लंबाई का मापन करना है। तो लंबाई के मापने की मुख्य रूप से दो विधि होती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। आप देखो, एक प्रत्यक्ष विधि है और दूसरी क्या है, आपकी अप्रत्यक्ष विधि है। तो अब इसमें बात बनती है कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा कैसे लंबाई को मापा जाता है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या हुआ भाई, अगर हम किसी लंबाई को मापते हैं और वहां पे हम मापक स्केल वहां पे ले लें तो वो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। मान लो इस स्टाइलिस का अगर हम क्या करें, मेजरमेंट लेना है और यहाँ पे हम स्केल लगा के इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो कहेंगे वो प्रत्यक्ष विधि है। लेकिन ऐसी कोई विधि इसमें आ जाए जिसको हम क्या करें, बिना स्केल का प्रयोग किए इसका हम लंबाई बता सके तो कह देंगे कि वो क्या, अप्रत्यक्ष विधि, या उसको परोक्ष विधि भी कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्लियर। तो प्रत्यक्ष विधि में कौन कौन सी विधि आती है भाई। एक प्रत्यक्ष विधि में आप देखोगे तो इसमें होगा मीटर पैमाने के द्वारा प्रत्यक्ष विधि को मापा जा सकता है, यानी लंबाई को मापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापा जा सकता है, या कह सकते हैं स्क्रू गेज या पेंच मापी के द्वारा मापा जाता है। बात समझ में आई। तो देखो, ये तीन तरीके हैं आपको प्रत्यक्ष विधियों को मेजर करने के। अब इसमें देखोगे कि अगर आप कह रहे हो कि प्रत्यक्ष विधि में कैसे मेजरमेंट लेंगे भाई, तो प्रत्यक्ष विधि में मीटर पैमाने की बात करें तो मीटर पैमाने के द्वारा अगर न्यूनतम लंबाई मापते हो तो 1 mm तक माप सकते हो, क्योंकि जो मीटर होता है ना उसमें mm से छोटी इकाई नहीं होती है। तो आप देखोगे तो आप कह दोगे कि मीटर पैमाने में क्या लिखोगे, 1 mm, 1 मिलीमीटर को हम न्यूनतम लंबाई को माप सकते हैं। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो आप लिखोगे 10⁻³ मीटर। आप याद रखना, 1 मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर हो सकता है। यानी कह सकते हो कि साधारण मीटर पैमाने का जो अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक किसको कहते हैं, मापक यंत्र की मापने की वह निम्नतम क्षमता जिसको वह शुद्धतापूर्वक माप सकता है। तो मीटर पैमाने का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 1 mm या 10⁻³ मीटर। क्लियर। अब वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है ये होता है 0.1 मिलीमीटर। आप याद रखना, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये दे देगा 10⁻⁴ मीटर। बात समझ में आ रही है। आप ध्यान से देखना, यानी वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो 0.1 मिलीमीटर या 10⁻⁴ मीटर होता है। अगर उसी तरीके से हम स्क्रूगेज की बात करें या पेच मापी या स्क्रूगेज कहो तो इसका जो अल्पतमांक होता है ये होता है 0.01 मिलीमीटर। क्लियर। जिसको आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10⁻, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई। ये देखो, ये आपका मेजरमेंट हो सकता है। ये किस में जाएगा, सब के सब प्रत्यक्ष विधियां। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। अगर इस मापक यंत्र का इस्तेमाल करके किसी भी चीज की लंबाई कहो या दूरी कहो मापते हो तो उसको कहोगे क्या, प्रत्यक्ष विधि है। और प्रत्यक्ष विधि का अल्पतमांक ये आपको बताया गया। अब इसमें देखोगे अप्रत्यक्ष विधि, जिसको आप परोक्ष विधि भी कह सकते हो, ये कितनी प्रकार की होती है भाई। तो अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि किसको कहोगे, जिसमें यानी अगर हम कह दें कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी हो और दूरी क्या करो, इनमें से किसी एक भी स्केल का प्रयोग करके न ज्ञात करो तो उसको कहेंगे क्या, अप्रत्यक्ष विधि, यानी मापक यंत्र उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और अप्रत्यक्ष विधि कौन कौन सी विधि हो सकती है, प्रतिध्वनि विधि होती है। दूसरी आप अगर देखोगे तो उसमें क्या होती है भाई, लेसर विधि होती है। तीसरी देखोगे तो रडार विधि होती है। चौथी देखोगे तो वो क्या होती है भाई, सोनार विधि होती है। और इन विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पे प्रतिध्वनि विधि देख लो। यानी कि जब हम पढ़ने जा रहे हो क्या, अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि पढ़ने जा रहे हो तो उसमें हम देखेंगे प्रतिध्वनि विधि क्या होती है। तो जरा सा इसमें फोकस करना, इधर देखना कि प्रतिध्वनि विधि किसको कहोगे भाई, कि प्रतिध्वनि विधि क्या है।
आप देखो, तो प्रतिध्वनि विधि क्या है, इसके लिए आप क्या करोगे, एक छोटा सा डायग्राम बना लो। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पहाड़ी है, यहां से हम एक पहाड़ी की चोटी बना लिए भाई, एक पहाड़ी है, ये देखो ध्यान से देखना, एक हमारे पास क्या है, ये हमारी क्या है, पहाड़ी है, ये हमारी क्या है, एक पहाड़ी है। और इस पहाड़ी को एक बंदा जो है इधर से इसको मेजर कर रहा है, एक व्यक्ति यहां पे है, यह एक व्यक्ति है, ध्यान से देखना, यह एक व्यक्ति है और इस पहाड़ी को देख रहा है, लेकिन ये इसको यहां से क्या कर सकता, प्रत्यक्ष विधि से नहीं, यानी इसमें से किसी एक भी स्केल का इस्तेमाल किए बिना इसकी दूरी देखना चाहता है, ज्ञात करना चाहता है कि ये व्यक्ति जो है इस पहाड़ी से कितने दूरी पे है। तो इसके लिए क्या करेगा, यहां पे लिखा गया प्रतिध्वनि, इको साउंड, भाई इको मेथड की बात कर रहे हैं। तो इको मेथड क्या है, यानी जब आप बोलते हो और जो बोले हो वो टकरा के पुनः वापस भी आता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि का मतलब ये हुआ कि ये बंदा क्या किया, अब एक ध्वनि उत्पन्न किया। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है भाई, x मीटर है, कितना है, x मीटर। और ये व्यक्ति एक ध्वनि उत्पन्न किया जिस ध्वनि की वेग कितनी है, v है, v मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, यहां पे ध्वनि की वेग कितनी है, v मीटर पर सेकंड मान लो, प्रतिध्वनि की बात कर रहे हैं। और ये देखोगे जब व्यक्ति ये बोलेगा तो x मीटर गया और पुनः टकरा के इससे वापिस आया, तो कितना आया भाई, x मीटर। यानी कुल दूरी जो लिखोगे, आपको यहां से जो दूरी मिल जाएगी, आप दूरी बराबर क्या लिखोगे, x प्लस x, यानी कितना भाई, ये कुल दूरी कितना मिला, 2x दूरी मिल गया, दूरी तो मिल गया। मान लेते हैं कि ध्वनि जो व्यक्ति ये उत्पन्न किया है, इसको यहां से जाके यहां से पुनः वापिस आने में लगा समय क्या है, t है। कैसे समय को काउंट करोगे, यानी जब बोलते हो उस समय आप विराम घड़ी को स्टार्ट कर दो, और जब ध्वनि यहां से टकरा के वापिस आए, आपके कानों को सुनाई दे, उस समय विराम घड़ी को बंद कर दो, तो उस समय समय मिल जाएगा। तो मान लो जाके वापिस आने में लगा समय क्या है, t सेकंड है, कितना है, t सेकंड है। और ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की जो चाल है वो कितनी है भाई, चाल कितनी है, v मीटर पर सेकंड। तो आप दूरी ज्ञात करना चाहते हो तो आपको सूत्र बताया गया है दूरी का, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। रख दो, दूरी कितना भाई, 2x है, तो यहां रखोगे 2x, तो ये 2x इज इक्वल टू चाल कितनी है, v, और समय कितना लगा, t, vt मिला। तो डिस्टेंस कैसे ज्ञात करोगे भाई, 2 यहां पे है, यहां पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा vt बाई 2 मिला। इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, ये व्यक्ति अपने इस पहाड़, जो पहाड़ सामने दिख रहा है, इसके बीच की दूरी को क्या कर सकता है, ज्ञात कर सकता है। इसी विधि को क्या कहते हो, प्रतिध्वनि विधि कहते हैं। और ये प्रतिध्वनि विधि किस में आती है, परोक्ष विधि कहो या अप्रत्यक्ष विधि में आती है। बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट है आपको, तो आप देख लो, लंबाई मापने की 2 विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2 विधि कौन कौन सी, एक प्रत्यक्ष विधि और एक क्या होती है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि होती है। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको यह बताया गया है 3 पैमाने हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखो अप्रत्यक्ष विधि में पहली विधि क्या है, प्रतिध्वनि विधि, या हम प्रतिध्वनि विधि की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलो आप यहां तक नोट कर लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ो भाई। देखो आगे जब बढ़ रहे हो तो देखो क्या है, अब कौन सी विधि आ गई, प्रतिध्वनि, सॉरी अप्रत्यक्ष विधि में कौन सी विधि आ गई भाई, अप्रत्यक्ष विधि में आ गई आपकी लेसर विधि। कौन सी विधि, लेसर विधि आ गई। अब कहोगे भाई लेसर क्या होता है, लेसर क्या होता है भाई, एक वर्णीय प्रकाश की तीव्र किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, लेसर कहते हैं। वैसी प्रकाश की किरणें जो एक यानी जिनका तरंग दैर्घ्य क्या हो, समान हो, और क्या हो, तीव्रगामी, उसको हम क्या कहते हैं, लेसर कहते हैं। या नॉर्मली आप कह सकते हो प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, हम लोग लेसर कहते हैं, लेकिन एक रंग की होनी चाहिए। तो ये आपकी लेसर विधि है। अब लेसर विधि में करते क्या हो भाई, लेसर विधि का इस्तेमाल कहाँ करते हो, लेसर विधि का इस्तेमाल करते हैं हम आकाशीय पिंडों के और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करने में। जैसे में आप मान लो पृथ्वी और
चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो कैसे, आप मीटर पैमाना लेके जाओगे, नहीं ले जा पाओगे वहां तक ना। तो आप क्या करते हो, वहां से हम लेसर विधि का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम यहां से करेंगे क्या, डायग्राम के जरिए देख लें कि ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। क्लियर। और इधर हम बात कर लें कि हमारे पास ये क्या है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे क्या, मान लेते हैं सबसे पहले कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। सपोज दैट कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। अब x मीटर होगा तो हम करेंगे क्या, पृथ्वी से एक लेसर किरण को छोड़ते हैं चंद्रमा की तरफ। लेसर किरण मतलब एक प्रकाश की किरणों को, एक बड़ी प्रकाश की किरणों को हम चंद्रमा की तरफ छोड़ते हैं। और जब यहां से क्या करेंगे, एक बड़ी प्रकाश की किरण चंद्रमा की तरफ छोड़ोगे तो वो प्रकाश की किरण क्या होगी, चंद्रमा से जाके टकराएगी और टकरा के पुनः क्या होगी, वापस लौटेगी। अब देखोगे जाने में कितना दूरी तय कीजिए, वो लेसर की किरण x दूरी जाने में तय की और वापिस आने में भी क्या की, x दूरी तय की। यानी लेसर विधि में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी फाइंड करोगे तो आप यहां देख रहे हो कि ये जो टोटल दूरी मिला, गया हुआ दूरी कितना x और वापस आने का भी दूरी क्या x, यानी टोटल दूरी क्या मिला, 2x मीटर। क्लियर। और सपोज कर लो लेसर की जो किरणें हैं, यानी प्रकाश की जो किरणें हैं, उसको पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में लगा समय, या कह सकते हो कि जब लेसर की किरणों को छोड़ते हैं उस समय विराम घड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, और जब टकरा के लेसर की किरणें वापस पृथ्वी तक आती हैं तो उसके समय को नोट कर लेते हैं। यानी जाके पुनः वापस आने में जो लगा समय है वो हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। वो समय मान लेते हैं क्या भाई, वो t सेकंड है। कितना है, t सेकंड है। और आपको बताया गया है कि लेसर की किरणों का मतलब क्या, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण की चाल। तो आपको बताया गया है कि यहाँ पे जब प्रकाश की चाल बात करोगे तो प्रकाश की चाल को हम लोग c से इंडिकेट करते हैं, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये फिक्स है, तो आप यहाँ पे रखोगे c मीटर पर सेकंड। क्लियर। यहां तक कोई डाउट है? तो आपको दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी कैसे ज्ञात कर लोगे भाई, चलो यही थोड़ा सा लिख देते हैं इसके लिए, यहीं पे इसी में हो जाएगा, यही नोट कर लेंगे। तो आपको बताया गया दूरी बराबर, ये सूत्र अभी लिखा गया था, दूरी बराबर होता है, ये क्या होता है भाई, चाल गुणे समय होता है। तो दूरी हमारे पास कितनी है, 2x है। तो आप यहां पे क्या नोट करोगे, 2x = चाल कितना है, c, और समय कितना भाई, t, ct हो गया। तो ये x = देगा ct/2। पहले क्या मिला था, vt/2, यानी ध्वनि की चाल क्या होती है, v यानी बढ़ घट सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश की जो चाल है c यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी। बात समझ में आई? तो इस विधि का इस्तेमाल करके आप पृथ्वी और चंद्रमा कह लो, या पृथ्वी और बुध कह लो, या पृथ्वी और मंगल कह लो, यानी किसी भी दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं किसका, लेसर विधि का। बात समझ में? चलो अब लेसर विधि अगर आप कंप्लीट कर लिए हो, अब उसके बाद बढ़ेंगे रडार विधि। रडार विधि भी क्या, लेसर विधि, यानी इसमें भी क्या x ct/2 ही मिलता है, क्योंकि रडार से जो तरंगे छोड़ी जाती हैं, यानी जो सूक्ष्म तरंगे छोड़ी जाती हैं रडार से, वो भी क्या होती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, तो सूत्र तो आपको यही मिलेगा। लेकिन रडार विधि यूज कहां होता है भाई, रडार विधि यूज होता है कि जब पृथ्वी से ऊपर, यानी कह सकते हो जब हमारे वायुमंडल में आए उससे ऊपर क्या है, कोई चीज क्या हो, उड़ रहा हो, जैसे एरोप्लेन हो गया। अगर हम पृथ्वी पे हैं और एरोप्लेन की ऊंचाई, अगर कोई उड़ती हुई एरोप्लेन है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी चाहते हैं तो क्या करोगे भाई, इस रडार विधि का यूज करोगे। यानी रडार जो पैनल होता है वहां से सूक्ष्म तरंगे छोड़ी जाती हैं। जैसे अगर इसका डायग्राम देख लो तो यहां पे क्या करोगे, ये आपकी पृथ्वी हो गई भाई, ये पृथ्वी हो गई, और यहां पे क्या है आपके पास, यहां पे कोई ये क्या है, जहाज है। देखो ये आपके पास ये देखो, ये जहाज है। क्लियर। अब देख लेना भाई, ये जहाज है, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा कि हाँ ये जहाज के जैसा दिख रहा है।
चलो अब ये देखो, ये जहाज, अब इसके पृथ्वी और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या करोगे, पृथ्वी से एक तरंग छोड़ोगे। ये तरंगे क्या होंगे, जाएंगे और पुनः क्या होंगे, वापिस आएंगे। जब जाके वापिस आती हैं तो जाके वापिस आने में कितना समय लगा, हम विराम घड़ी से नोट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x मीटर होगा। कितना होगा, x। अब देखोगे जब तरंगे यहां से गई तो x मीटर गई, वापिस आई तो कितना आई, x मीटर वापिस आई। तब यहां पे क्या करोगे, दूरी लिखना चाहोगे, दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो भाई, x क्या होगा, 2x मीटर। और लगा समय लिखना चाहें तो समय बराबर क्या लिखोगे भाई, t सेकंड। क्लियर। और आप अगर यहां पे चाल लिखोगे तो ये जो सूक्ष्म तरंगे जाती हैं उनकी चाल क्या होती है, प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तो ये होगा c मीटर पर सेकंड, जिसका वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। यानी अब इसको अगर देखोगे, इससे देखोगे तो फिर आपको एक सूत्र मिलेगा, c इज इक्वल टू कितना, सॉरी x इज इक्वल टू कितना, ct बाई 2। क्लियर। ये सूत्र आप मीटर, इतना दूरी क्या होगा, पृथ्वी और जहाज के बीच की दूरी होगी, आप ऐसे याद कर लेते हो। और आपका ये वाला देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है सोनार विधि, रडार विधि तो आप जहाज, हेलीकॉप्टर या उड़ती हुई चिड़िया, चाहे जो भी चीज हो उसके बारे में जानना है तो आप रडार विधि का इस्तेमाल करते हो। लेकिन सोनार विधि का इस्तेमाल कब किया जाता है भाई, सोनार विधि मतलब जब हम समुद्र के अंदर की बात करें या किसी जल के अंदर की बात करो, तालाब हो और उसके अंदर अगर कोई आपका क्या है, कोई भी चीज के बारे में जानना चाहते हो या समुद्र की गहराई जानना हो या कह दें कि समुद्र के अंदर क्या है, पनडुब्बियों के बारे में जानना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं भाई, ये सोनार विधि लगाते हैं। सोनार विधि में क्या किया जाता है, सोनार विधि में देखोगे तो आप यहां देखो, सोनार विधि में क्या किया जाएगा, ये देखो, ये आपके पास जहाज है भाई, ये कोई कई मंजिला जहाज बना सकते हो। चलो ये आपका एक क्या है, पानी का जहाज है। क्लियर। ये आपका पानी का जहाज है, देखो ये पानी का आपका एक जहाज है। अब यहां पे जब ये पानी का जहाज है तो ये पानी के ऊपरी सतह पे अगर हम मान लेते हैं ये है, पानी के क्या है, ऊपरी सतह पे है। क्लियर। देख लो, ध्यान से देखना, अगर ये पानी के ऊपरी सतह पे है और हम बात करने जा रहे हैं क्या जी, कि अगर इसके अंदर यहाँ पे कोई पार्टिकल हो या यहाँ पे कोई पार्टिकल हो और हम देखना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे जो वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे जो वस्तु है ये क्या है, उस ऊपरी सतह से कितने गहराई पे है, जहाज से कितने गहराई पे हैं, तो किस विधि का इस्तेमाल करोगे, सोनार विधि का इस्तेमाल करोगे। अब सोनार विधि में करते क्या हो, देख लो, सोनार विधि में करते क्या है भाई, जहाज से एक क्या, प्राश्रव्य तरंगे छोड़ी जाएंगी। कौन सी तरंगे, प्राश्रव्य, श्रव्य नहीं बोले, प्राश्रव्य तरंगे छोड़ी जाएंगी। अब देखो, अश्रव्य और प्राश्रव्य में क्या देखते हैं, जो श्रव्य तरंगे होती हैं, जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर ये क्या होती हैं भाई, 20,000, ये होती हैं 20,000 हर्ट्ज तक। क्लियर। और जो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं जिनको मनुष्य नहीं सुन पाता है, ये जो तरंगे होती हैं ये क्या होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यानी जो प्राश्रव्य तरंगे हैं वो क्या होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तो तरंगे उत्पन्न की जाए, तो कहें कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे उत्पन्न की जाए तो उनको क्या कहते हैं, प्राश्रव्य। और इन तरंगों को मनुष्य नहीं सुन पाता है। क्लियर। तो चलो, तो हम प्राश्रव्य तरंगों को यहां से छोड़ते हैं, यहां से प्राश्रव्य तरंगों को छोड़े और यहां से जब प्राश्रव्य तरंगे आई और इस पार्टिकल से टकरा के पुनः वापस जाती हैं तो हम क्या करते हैं, यहां से आने में और यहां से वापस जाने का समय नोट कर लेते हैं जैसे बाकी विधियों में बताया गया है। और उसके बाद क्या कर लेते हो भाई, अब मान लेते हो कि इसकी गहराई इससे कितनी है भाई, x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। तो दूरी क्या होगा, x मीटर आया और x मीटर वापस गया, तो दूरी क्या लिखोगे, 2x लिखोगे। आके जाने में समय कितना मान लेते हैं,
t सेकंड मान लें, और चाल यहाँ पे जो पराश्रवित तरंगों की जो चाल मानते हैं वो भी मानते हैं। अब ये प्रकाश की चाल नहीं है भाई, ध्वनि है ना, तो ध्वनि की चाल जो होती है जल में लगभग 1200 मीटर पर सेकंड होती है। वही वायु में ध्वनि की चाल देखें तो 332 मीटर पर सेकंड के लगभग मानी जाती है, और वही ठोसों में अगर हम ध्वनि की चाल देखें तो 4000 मीटर पर सेकंड मानी जाती है। तो अलग अलग होती है, ठीक है, और ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलो, तो आप यहां पे देखोगे इसकी चाल की बात करें तो आप दूरी का सूत्र वही लगाओगे, x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये vt बाई 2। तो सब में एक ही सूत्र है, लेकिन सिर्फ क्या है, चाल अलग है। जहां पे प्रकाश की चाल का यूज करते हो वहां पे सी लगा लेते हो, या और दूसरा चाल कोई होता तो वहां पे क्या लगाते हो, भी लगाते हो। तो सोनार विधि से किसका पता लगाते हो भाई, कि अगर हमारे अंदर समुद्र के अंदर कोई पार्टिकल हो, या कह सकते हैं कि हमारे समुद्र के अंदर अगर कोई क्या दुश्मन देश का क्या पनडुब्बी है, उसका ज्ञान अगर हमको चाहिए कि दुश्मन देश की पनडुब्बी कितने दूरी पे है, तो क्या करोगे, इसी विधि का इस्तेमाल करते हो। मान लो यहां पे एक ये आपकी पनडुब्बी है, ये इंडियन नेवी की पनडुब्बी है, और यहां से क्या है, किसी दुश्मन देश की पनडुब्बी यहां पे है, और इसका आपको पता लगाना है। तो यहां से क्या छोड़ोगे, पराश्रव्य तरंगों को छोड़ोगे, और पराश्रव्य तरंगे यहां से टकरा के वापिस आएंगी, और उसका समय नोट कर लोगे। उसके बाद से क्या कर सकते हो, इसका दूरी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो इस सूत्र पे। बात समझ में आई, कोई डाउट यहां तक? तो देखो ये आपको बता दिया गया, और इसका पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। आप पीडीएफ से उसका नोट्स बना लेना, और यहां से समझ लेना कि कौन सा सूत्र कैसे यूज करना है, ठीक है, और कौन सा वैल्यू कहां से आया है। बात समझ में आई? चलो, यहां तक कोई